आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अचल संपत्तियों के पंजीयन शुल्क में बेतहाशा वृद्धि किए जाने के विरुद्ध जमीन कारोबारियों ने गांधी मैदान में मोर्चा खोलते हुए सरकार से मांग की है कि जब तक कारोबार विरोधी सरकारी नियम पूर्ववत नहीं किए जाएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जमीन कारोबार से जुड़े गुड्डा साहेब, विकास नंदा, योगेश रायचूरा और रोमी सावलानी ने कहा कि सरकार के कारोबार विरोधी नियम से जमीन कारोबार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और परिवारों के सामने रोजी रोटी का समस्या पैदा हो जाएगी। जमीन कारोबार के विषय विशेषज्ञ अधिवक्ता श्री अमरचंद जैन ने इसके साइड इफेक्ट, पंजीयन शुल्क वृद्धि और आए दिन बदले जा रहे राजस्व नियमों से सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तृत जवाब दे रहे हैं। सभी का सहयोग लेते हुए हमारे साथीगण संघ है, छत्तीसगढ़ संघ का है ना, पंजीयन है वो हम लोग अचानक बंद नहीं कर सकते। हम लोग सूचना देंगे ना, कल से अनिश्चितकालीन बंद कर सकते। नहीं, स्टाम्प को बंद मत करो ना। हाँ, रजिस्ट्री बंद है, स्टाम्प का लेन देन का बंद करो। वही बोलो तो सूचना देना पड़ेगा भाई। हम लोग क्या है, स्टाम्प देगा, छापोगे नहीं आप। अरे सुनो तो मेरे बात को, पंजीकृत संस्था है हम लोग का, तो हमको सूचना देना जरूरी है। सभी का सहयोग लेते हुए राजा भाई से निवेदन किया गया है। हमारे भाई इतना खाली हो गए हैं कि अब वो दूसरे उसमें चले गए हैं। क्या हो गया है भैया? आपको सहयोग चाहिए? नहीं, हम सहयोग दे रहे, रजिस्ट्री नहीं कर रहे भैया। बंद करो रजिस्ट्री। सुनो ना, देखो मेरे बात को अन्यथा मत लेना। सूचना देना जरूरी है। जैसे आप लोग का पंजीयन है क्या? बोल रहे थे नहीं है। पंजीयन होता ना, पहले सूचना देते आप। सुनो बता रहा हूँ मैं, नियम से नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम बंद कर देंगे, हम लोग परमिशन कल से बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयार है जी। रजिस्ट्री छापना भाई, ठीक है, रजिस्ट्री छापना तो सहयोग करना है। सभी का सहयोग लेते हुए हमारे मित्रगण, हमारे अध्यक्ष महोदय, सभी का सहयोग लेते हुए कचहरी में होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जमीन का काला कानून वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ। बोल क्या हो जाएगा? थोड़ा आगे आ जाओ ना भैया। रायचूरा जी, ये राजस्व में हो चाहे रजिस्ट्री विभाग में हो, हर 2-3 महीने में नई गाइडलाइन आ जाती है। उससे जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका किसी न किसी रूप में परिवार चल रहा है, तो क्या वो प्रभावित हो सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी नई गाइडलाइन है जो 20 नवंबर से इस तानाशाही सरकार ने लागू की है, और इस तरह से 100%, 200%, कहीं 300%, कहीं 400% उन्होंने गाइडलाइन बढ़ाई है। वो बताता है कि सरकार को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ तानाशाही पूर्वक किसी भी तरह से वसूली करना, ये वसूली है एक्चुअली जी। ये आप लोग को जो व्यवसाय है, इसमें व्यक्तिगत श्रम का तो कोई अर्थ नहीं है। पैसा ही पैसे को कमाता है ना? तो पैसा कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको भूमाफिया बोलते हैं, तो ये सुन के कैसा लगता है? एक्चुअली भूमाफिया तो सिस्टम के लोग रहते हैं। बाईपास हो गया, 6 लेन हो गया, अपने आदमियों के नाम से रजिस्ट्री करा लिए, 2.5 डिसमिल का रजिस्ट्री करा लिए, उसके बाद उसका फिर डायवर्सन करा लिए, फिर उसका 4 गनों वसूली कर लिए। 600 करोड़ का फर्जी वाला तो आखिर आप देख ही रहे हैं। 6 लेन जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, तो बड़े बड़े नाम है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लेते हैं। पर हम माफिया तो सिस्टम के लोग, हम लोग जमीन का काम करने वाले कैसे माफिया हो जाएंगे? नहीं, आप लोग के काम से जुड़े सब मिला के करीब 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। 300 लोग जी। 300 परिवार के सामने क्या रोजी रोटी का संकट आ सकता है, या धंधा बदलने की जरूरत पड़ेगी?
अब धंधा क्या करें, सब धंधा सरकार कर रही है, आम आदमी कहाँ धंधा कर पा रहा है। सारा धंधा सरकार करे देती, गिट्टी मुरूम लेती, सब तो वही लोग बेच रहे हैं, शराब भी वही बेच रहे हैं, सब तो वही कर रहे हैं। अब राजनीतिक दलों में सिर्फ कांग्रेस ने इसका विरोध किया और आपकी जो कैट संगठन है नेशनल लेवल की, प्रदेश स्तर की, उसने आज आपके महापंजीयक को ज्ञापन दिया है। तो सारे लोगों के प्रयास के बाद भी ये काले कानून वापस नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग फिर किस सीमा तक जाने की योजना बना रहे हैं? अभी हम सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। सरकार, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि जहां जहां जिन लोगों को परेशानी वो हमको बताए। लोग अपने अपने शहरों से, जिलों से, तहसील से, गांव, ग्रामीण सब जाकर वहां तक बात पहुंचा रहे हैं। वेट करते हैं 15-20 दिन में कुछ ना कुछ तो इनकी आंखें खुलेंगी, नींद से जागेंगे। सारे लोग टारगेट कर रहे हैं विष्णुदेव साय को, तो असली खलनायक किसको मानते हैं आप? पूरा सिस्टम ही खलनायक है। सिस्टम तो भैया भरोसे की सरकार वाला सिस्टम है। ओपी चौधरी आपकी नजर में इस काम के लिए दोषी नहीं है? दुर्भाग्यजनक है कि आईएएस ऑफिसर को आप मतलब इतना बड़ी विभाग दे दिए। आईएएस ऑफिसर मतलब ठीक है, आईएएस ऑफिसर, बहुत से आईएएस ऑफिसर है। एक चुनाव हारा था, दूसरे चुनाव में आप उसको टिकट जीत गया, अब उसको इतना बड़ा मंत्रालय दे देंगे। ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई आईएएस ऑफिसर है तो बहुत बुद्धिमान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप लोग जो ये तुगलकी कानून जो लागू हुए, नियम लागू हुए हैं, इसको आप संशोधित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बिजली में पहले 100 किए, फिर वो हाफ बिजली बिल 200 कर दिए, उस तरह का संशोधन अगर करते हैं तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? संतुष्ट क्या, यहाँ पर देखते हैं गाइडलाइन, कहीं पर मान लो अगर 400 फीट की रजिस्ट्री होती थी 400 रुपए की, वहां पर कर दिया 1300 रुपया, 1100। अगर 10-20% कम करेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। और मैं उस दिन हमारे मंत्री जी का बाइट सुन रहा था कि वो बोले कि 5 से 7 साल तक गाइडलाइन नहीं बढ़ी है, उस कारण हमने 7 साल की गाइडलाइन एक साथ बढ़ा दी है। तो मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि अगर अपन 10 दिन मान लो कोई उपवास रखता है तो 10 दिन का खाना क्या कोई एक साथ खा लेता है क्या? तो उसी को आप धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि सबको समझने का मौका मिले। आम आदमी रजिस्ट्री कराने आता है पंजीयन में, अगर उसको कहीं पर 50,000 खर्चा आता है पंजीयन शुल्क में, अब वो सीधा 5 लाख आएगा। तो गाइडलाइन इतना बढ़ा दी है, कई सौदे कैंसिल हो गए हैं, कई लोग अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। यही के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, मनीष अपार्टमेंट है, वहाँ 12 से 14 लाख में मनीष अपार्टमेंट का एक फ्लैट बिकता है। उसकी गाइडलाइन थी 9.5 से 10 लाख, अब उसकी गाइडलाइन हो गई है 24.5 लाख। बिकता कितने में वो अपार्टमेंट का एक फ्लैट? 13 लाख 14 लाख में। और अब उसकी गाइडलाइन हो गई है 24 लाख। 24 लाख आप 11% निकाल लीजिए तो कितना हो गया? 2,70,000 के आसपास तो पहले वो रजिस्ट्री शुल्क देगा। 13 लाख का मकान का 24 लाख पक्के में जाएगा, तो कहाँ से लाएगा? तो ये संशोधन की आपकी जो मांग है, ये आप तख्तिया लेके बैठे, इसमें संशोधन लिखा है। तो आप क्या चाहते हैं, पुराने नियम बरकरार रहे जो भूपेश बघेल के समय थे? नहीं, अपन वो भी नहीं चाहते कि उतना भी कम हो, जो भी है, पर थोड़ा सा जो नियम से होता है, आप 5-10% बढ़ाइए, 20% बढ़ाइए, फिर 31 मार्च के बाद ही बढ़ता है। अचानक क्या हुआ जो 20 तारीख को आप बढ़ा दिए? मैं एक जमीन लिया हूँ, 18 लाख में मेरी रजिस्ट्री हुई है, कब? 18 तारीख को। अब उसका गाइडलाइन हो गया 80 लाख। अब मेरे को रजिस्ट्री देना है तो उसकी जमीन हो गई 18 लाख की 80 लाख रुपया, तो 60 लाख तो एक ही रात में नहीं बढ़ गया है। अब मेरे को 60 लाख का कैपिटल गेन देना है, वो होता है 30%, 1 लाख का 30,000 रुपया। तो 60 लाख का आप निकाल लीजिए कितना होगा? वो 18 लाख रुपया मेरे को टैक्स देना है सरकार को। 18 लाख की जमीन, और 18 लाख की जमीन है वो, तो आप बताइए 2 दिन में उतना रेट बढ़ता है क्या? आप लोग से मीडियम क्लास के लोग ज्यादा जमीन लेते थे क्योंकि बाजार मूल्य से वो लोग ले नहीं सकते, तो क्या लगता है उनके ऊपर भी अब बिजली गिरेगी? अब देखिए, गरीब तबके लोग, मध्यम वर्गीय जो है ना, 1500-1800 फीट की जमीन लेते हैं, वो भी क्या है, जोड़ जोड़ के 8 लाख 10 लाख की जमीन लेते हैं। हर कोई सक्षम नहीं होता कि वो अमलतास में, आकाशगंगा में रह सके, जहाँ पर 2000 से 2500 की गाइड बिकता है। और ये समझो कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री बंद कर दी है, तो मेरे को समझ से परे का नहीं होना चाहिए। तो आप लोग का ये अनिश्चितकालीन है संघर्ष या एक दिन का है? अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन। रोमी भैया, ये तो नई सरकार जो अभी विष्णुदेव सरकार बनी है, ये जो आए दिन राजस्व के नए नए नियम लेके आ रही है, हर 3 महीने में, 4 महीने में, और अब तो रजिस्ट्री में भी जो शुल्क है उसमें भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया गया बोलते हैं। तो क्या लग रहा है ये जो पूरा जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, क्या 100% चौपट हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, हो गया है। जिस तरीके से ये हिटलर राज चल रहा है, ये हिटलर शाही से कम नहीं है कुछ भी।
पहले 5 डिसमिल रजिस्ट्री का वो करना, फिर उसके बाद गाइडलाइनों में पहले 30% के बोल के 43% आप देखेंगे तो 43% बढ़ा वो, उसके बाद अब सीधे सीधे गाइडलाइन को 10 गुना कर देना। ये कोई भी व्यवहारिक चीज नहीं है। इससे पहले भी सरकारें आई है, इससे पहले भी काम हुआ है, इससे पहले भी चीजें संशोधन हुई है। आप देखेंगे इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बताता है कि 1 अप्रैल से ये लागू होगा करके, लेकिन हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं माननीय श्री ओपी चौधरी जी, इनका अलग ही हिटलर राज है। ये नवंबर में नई गाइडलाइन लागू कर देते हैं। तो ये सब जो तानाशाही है, हिटलर राज है ना, ये चले। ये व्यापारी वर्ग जो होता है वो एक तरीके से बीजेपी वोटर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी ने हमेशा, अक्सर ये मेरा तजुर्बा रहा है कि व्यापारी खिलाफ ही काम करती है। नहीं, पूरी सरकार को कटघरे में करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के जो काम है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है पूरे सरकार की छवि इनके कारण खराब हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे लिए तो वो बीजेपी के वित्त मंत्री है। तो हम वित्त मंत्री थोड़ी बोलते हैं, हम बीजेपी के वित्त मंत्री बोलते हैं। तो इसमें तो माननीय श्री विष्णुदेव साय जी भी घेराएंगे और हमारे धमतरी के जितने बीजेपी के नेता हैं वो भी सब घेराएंगे, क्योंकि हमने वोट बीजेपी को दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट में बैठ कर डिसाइड किया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को बनाना है। हमने थोड़ी डिसाइड किया था कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को बनाना है। हमने तो केवल बीजेपी को वोट देने का काम किया था, और अब ऐसा लग रहा है कि हमने गलती की थी करके। चर्चा में है तो चर्चा में है ओपी चौधरी जी, और चर्चा में है उनका लिया हुआ निर्णय, या ये कहिए उस निर्णय को सीएम साहब का निर्णय। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो जमीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको जमीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये जमीनों की खरीद बिक्री कर करके जमीनों को इकट्ठा कर रहे थे। सत्ताधीश अवैध कमाई से कई सैकड़ों जमीनें खरीद रहे हैं। वो कौन नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो मंत्री है जो दामाखेड़ा के आगे बेमेतरा जिले में 300 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है? वो कौन नेता है, कौन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कि रायपुर के नवा रायपुर में 275 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी की है? सीएम विष्णुदेव साय, जिसे संवेदनशील कहा जाता है, सुशासन का एक प्रमाण माना जा रहा है, उसके नेतृत्व में एक ऐसी रजिस्ट्री गाइडलाइन जारी किया गया है जिसका समूचा प्रदेश में विरोध हो रहा है। नंदा जी, ये राजस्व विभाग में हर 2-4 महीने में नियम बदल जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस की गाइडलाइन बदल जाती है, ये सब कुछ तेजी से के साथ हो रहा है। और आप लोग का जो व्यापार है, व्यवसाय है, और जो इससे जुड़े लोग हैं, क्या वो प्रभावित हो रहे हैं? कोई फर्क पड़ रहा है उनको? देखिए, ये जो है बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, और इससे आने वाले समय में सरकार को बहुत बुरे परिणाम देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला आम जनता से जुड़ा मामला है। 8 साल का बोलते हैं चौधरी जी, ओपी चौधरी जी, हमारे जो मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि 8 साल गाइडलाइन नहीं बढ़ी तो 3 साल का कार्यकाल किसका था और 5 साल का कांग्रेस का था। तो अगर आपको बढ़ाना था तो सिर्फ 10% बढ़ाना था। और एक मान लो काम करने वाली महिला है, घर में बाहरी करती है, बूता करती है, या एक मजदूर है, उसको आज उसको ये मालूम था कि मैंने एक जमीन ली 4 लाख में और मेरा स्टाम्प लग रहा था 40,000, आज ओपी चौधरी जी ने उसको कर दिया 2 लाख रुपए, तो वो गरीब उस पैसे को लाएगा कहां से? यहाँ बात माफियाओं की नहीं है, माफियाओं को एक तरफ कर दो, भू माफियाओं को, यहाँ पर है आम जनता से जुड़ा मामला। सारे लोग तो भू माफिया नहीं है जी, लेकिन इससे भी इंकार नहीं कर सकते कि पैसा ही पैसे को कमाता है। और क्योंकि इस धंधे से क्या 1000 लोग करीब जुड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो उनका परिवार प्रभावित होगा, उनका भी प्रभावित होगा इसमें जी। तो सरकार से क्या अपेक्षा रहती है, क्योंकि बदनाम कर रहे हैं विष्णुदेव को, जबकि आप जैसा बता रहे हैं तो उसके लिए दोषी जो है वो वित्त मंत्री है, जो वित्त मंत्री है। पहले उनको अपना ना इसमें अध्ययन करना था। ये एसी में बैठ के कानून बना देने से नहीं होता। ये हमारे
सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको हम अपने पसीनों से बनाए हैं, हमारे बाप दादा लोग, ये कुछ भी उटपुटांग कानून बना दिए हैं ताकि आने वाले भविष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में मत आ सके। जी, तो आप क्या चाहते हैं, ये काले कानून वापस होने चाहिए? जी हाँ, ये काले कानून वापस होने चाहिए और आम जनता गरीब तबके के लोग हैं, गली गली में है, हर जगह है, हर शहरों में, हर जिलों में है, और उनको कम मूल्य पर गाइडलाइन मिले ताकि वो अपने सपनों को सजो सके। वकील साहब, हम आज एक बहुत गंभीर समस्या लेके आए हैं जिसका साइड इफेक्ट पूरे प्रदेश के कई विंग्स पे पड़ेगा, ऐसा बाजार में चर्चा है। क्योंकि 16 घंटे बाजार में ही रहते हैं तो बहुत सारी बातें सुनने समझने मिल रही है, लेकिन क्योंकि ये विधि क्षेत्र से और वकालत क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है जो कमोबेश आपके पास प्रकरण आते हैं, तो उसके अंतर्गत बढ़े हुए रजिस्ट्री शुल्क और नित्य नए राजस्व विभाग के जो नियम आ रहे हैं 12 महीने में 6 बार, इस तरह के जो नियम आ रहे हैं वो क्या लोकहितकारी है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि लोकहितकारी तो ये है ही नहीं, क्योंकि लोकहितकारी आम जनता से जुड़ी बात होती है और जो संशोधन हुए हैं या संशोधन हो रहे हैं, आपका मामला राजस्व से नहीं होकर पंजीयन विभाग से ज्यादा है। क्योंकि आपने मतलब जो प्रश्न किया है उसके हिसाब से मैं खुद क्या बोलते हैं पंजीयन में जाता हूँ, लोगों का पंजीयन कराता हूँ जमीन वमीन का, तो मैं खुद संशय में हूँ इस सरकार के आने के बाद। होता ये है कि भाई शुक्रवार को तय हुआ, अपन सब चीज करके गए और सोमवार को पता चलता है कि भाई वहां पे नियम बदल गया और गाइडलाइन, ये नियम बदल गया, फीस बदल गया है, दिगर तहसील का 25,000 लगेगा, जबकि उसके पहले 1,000-2,000 में होता था। तो 1,000-2,000 का 25,000 अगर कुरूद का आदमी धमतरी में रजिस्ट्री करा रहा है तो 25,000 रुपए लिया जाना मतलब ये किसी भी दृष्टि से और सम्यक नहीं, और इस तरीके से वृद्धि जो है वो मनमाना वृद्धि की श्रेणी में आता है, जिसका भुगतान मेरे पक्षकार ने किया है अचानक भयानक। हमारे मन में वकील साहब, हमारे मन में क्रमवार प्रश्न है। हम चाहते हैं कि पहले हमारी जो आशंकाएं हैं इस विषय को लेकर वो पहले पूरी हो जाए, फिर वो विस्तृत विषय पे हम और चर्चा करते और मेरे माध्यम से उन तमाम लोगों को सवालों के जवाब मिल जाए जो इस व्यवसाय से कमोबेश आगे पीछे जुड़े हुए हैं, जिनके पूरे परिवार इस पर आश्रित है। तो मेरा पहला प्रश्न वही है कि एक बता रहे हैं कि इस तरह के नए नियम से रियल एस्टेट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तो इस बात में कितना दम दिखता है? बात में दम तो है, इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है जी। अगर दम नहीं होता तो बिना कारण के कोई रोड में नहीं आता, कोई हल्ला नहीं करता। और भाजपा के अध्यक्ष को जिस तरीके से व्हाट्सएप में मैंने देखा है, यदि वो AI द्वारा निर्मित ना हो और सत्य घटना हो, समाचार पत्रों में भी आया हो, दुर्ग भिलाई में जिस तरीके से घेरा गया और जिस तरीके से विरोध किया गया, उसके बाद तो स्वतः पार्टी को या सरकार को निर्णय लेना था कि इसमें पुनर्विचार किया जाए। ये रजिस्ट्री शुल्क का कोई कहते हैं 10% लगेगा, कोई कहते हैं 100% बढ़ गया है, इसको कितना माना जाए? जनता कितना माने इसको? क्या है, देखिए ये प्रतिशत उसका निकालना बहुत मतलब कठिन काम है। अलग अलग इलाके में अलग अलग ढंग से बढ़ा है। खासकर इन्होंने मतलब जो वर्तमान जो मतलब केंद्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा जो उपबंध जारी किया गया है, यदि उसका ठीक से अवलोकन किया जाएगा तो इन्होंने नगरीय क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका में प्रथम 1400 वर्ग मीटर पे स्क्वायर मीटर का रेट तय कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि अगर नगर निगम और नगर निगम रायपुर की बात की जाए तो वहां की परिस्थिति दूसरी है, धमतरी की परिस्थिति दूसरी है। अब नगर पंचायत आमदी को ले लिया जाए, नगर पंचायत कुरूद को ले लिया जाए, नगर पंचायत नगरी को लिया जाए और नगर पंचायत क्या बोलते हैं गुरूर को लिया जाए जो आसपास में है, तो आपको ये समस्या आएगी कि एक आम आदमी जो जमीन खरीद रहा है, जमीन से मूल्य के से ज्यादा उसका क्या बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क हो सकता है जी। अनेक स्थान पे ये विसंगति आएगी जी। एक प्रश्न और है कि किसान जमीन की खरीदी बिक्री नहीं कर पाएंगे और इसका बहुत ही बुरा जो असर है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। बिल्कुल सही है। उसका मैंने इसके पहले प्रश्न के उत्तर में आपको बताया है कि ग्राम नगर पंचायत गुरूर में जो आबादी एरिया है बहुत कम है और कृषि का क्षेत्र अधिक है। कुरूद जो ग्राम राजस्व कुरूद है उसका आबादी एरिया मतलब कम है और रकबा जो है कृषि का रकबा क्षेत्र के अंदर ज्यादा है।
ऐसे स्थान पर अगर कोई किसान अपनी जमीन से लगी हुई 25-30 डिसमिल जमीन खरीदता है, लगी हुई कृषि भूमि, तो उसको स्क्वायर मीटर से पैसा देना पड़ेगा। तो उसका अगर जमीन की कीमत निकाला जाए जो रोड में नहीं है, बीच खार में है, तो उसके बाद भी उसके जो मूल्य है वो ऐसा भी हो सकता है कि मूल्य से अधिक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क लगे। जी, एक चर्चा और है कि मंदी आएगी इस व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के बीच में और बेरोजगारी बढ़ेगी और कुछ लोग बेरोजगारी के चलते अपराध की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं। क्या ऐसा संभव लगता है? देखिए, मंदी आएगी वाली बात जो है बड़ा विस्तृत प्रश्न है आपका, और मैं अभी समझ रहा हूँ कि 1-2 साल से ना मंदी तो हर व्यापारी मतलब इस मंदी को झेल रहा है अपने अपने तरीके से, चाहे राइस का हो, चाहे ये क्या बोलते हैं पंजीयन शुल्क में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके सरकार नए नियम ला रहे हैं, आम जनता जो है ना तो बेचारी सीता है। जी, ये भवन निर्माण के क्षेत्र में यहाँ भी इसका साइड इफेक्ट होगा बोलते हैं, यहाँ भी गिरावट आएगी बोल रहे भवन निर्माण के क्षेत्र में। लगता है कुछ उसका असर इधर भी हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। जो लोग क्या बोलते हैं वैध कॉलोनी बनाते हैं या जो भी काम करते हैं उनको खर्चे बढ़ जाएंगे जी, और बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और उसमें जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो जिनको धन की कमी नहीं है, जो छोटे लोग हैं वो तो लुप्त हो जाएंगे और पूंजीपति हो जाएगा और मध्यम वर्गीय गरीब की श्रेणी में चला जाएगा। एक जिज्ञासु का प्रश्न था कि 30 लाख की जमीन पर अगर 22 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगेगी तो उससे ज्यादा बेहतर होगा कि पैसा बैंक में जमा करके आराम से बैठ के ब्याज खाएंगे? भाई देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति है और हर आदमी के समझने का और इन्वेस्टमेंट करने का अपना अपना तरीका है। इस मामले में जो जिज्ञासु आपका है वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय ले सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि अनेक स्थानों पर ये विसंगति आएगी, क्योंकि 1400 वर्ग मीटर तक के स्क्वायर मीटर का रेट लेना, तो ये जहाँ कृषि भूमि है जिसकी स्थिति अलग है उसमें किसी प्रकार के छूट का प्रावधान वर्तमान बंद में नहीं है, सब रजिस्ट्रार को भी नहीं है। इसके पहले जो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के जो उपबंध थे उसमें सब रजिस्ट्रार को स्थल निरीक्षण करके निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। सरकार का कहना है कि रेट रिवाइज किए गए हैं, जिसको हिंदी नाम युक्ति युक्तकरण जिस तरह शिक्षकों का किया इन्होंने, तो ये किराया जो, जबकि ये दर जो है हर साल 2017 तक 10% के अनुपात में बढ़ रही थी, इसलिए चौंकने की और परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा सरकार का तर्क है। ये सरकार तो अपना तर्क देगी, सरकार है इसीलिए अपना तर्क अपने ढंग से देगी, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता उस तर्क को। मेरा अपना खुद का विचार ये है कि जब इसके पूर्व में जो सरकार थी उसने 30% छूट दिया था प्रति वर्ष, और ये सरकार आई तो 30% छूट को समाप्त कर दी। तो जब सरकार बैठी तो हो सकता है जनवरी में बैठी हो, मार्च तक के छूट था, मार्च के बाद 1 अप्रैल से बिना किसी नोटिफिकेशन के कुछ नहीं, उन्होंने छूट को बढ़ाया नहीं। तो जो 30% छूट थी वो अप्रत्यक्ष रूप से 42% वृद्धि हो गई। उसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, 100 रुपया गाइडलाइन था, 30% कम किए तो 70 रुपये हो गया। अब 70 रुपये में यदि हम क्या बोलते हैं 30% जोड़ेंगे तो 91 रुपये होगा। तो इसलिए 70 रुपये में जब 42% जोड़ेंगे हम तो वो 99 रुपये 40 पैसा होगा। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आप एक तरफ तो बैठते ही 42% गाइडलाइन को बढ़ा दिए हो, तो आदमी पुरानी सरकार और आपकी सरकार की तुलना करेगी तो आपकी सरकार संदेह में आना तय है, नंबर 1। उसके बाद वो 1 साल नहीं हुआ है, मार्च मतलब आता और आप मार्च में कोई चीज लागू करते तो मानसिक रूप से प्रत्येक मतलब व्यक्ति देश में मतलब चाहे फाइनेंस बिल भी आता है तो वो अप्रैल से लागू होता है, एक मतलब पहले मालूम चल जाता है 1 महीना पहले कि भाई इस साल इनकम टैक्स में ये संशोधन होंगे। मैं जितना जानता हूं, मेरी जितनी जानकारी है उसमें देश में पहली बार एक वित्त मंत्री थे जिनके कार्यकाल में ऐसे ही अमेंडमेंट होते रहे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि कभी भी वो इनकम टैक्स में बदलाव करते थे, है ना। और वो बाद में क्या बोलते हैं उस पार्टी का और उसका क्या बोलते हैं क्या हश्र हुआ, ये इतिहास है। अभी छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री के द्वारा जो वाणिज्य मतलब पंजीयन के शुल्क में, पंजीयन के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की जाती है, लेकिन क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आम जनता के लाभदायक है? क्या मिडिल क्लास का व्यक्ति उसको पूरा कर सकता है, समझ सकता है? मैं जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो एक IAS अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैं परिवर्तन का पक्षधर हूं, लेकिन परिवर्तन जो है ना
स्वीकार योग्य होना चाहिए, आम जनता उसको कर सके वैसी होनी चाहिए। और ये धड़ परिवर्तन करने की जो आदत है, जिसमें आदमी ना उसको पचा ना पाए और आप परिवर्तन कर दो, तो इससे जन आक्रोश होना संभावित है। और यही इसका परिणाम है कि वर्तमान में जो जन आक्रोश हो रहा है, शहर शहर में जो विरोध हो रहा है नई गाइडलाइन के दर को लेकर, ये सोची समझी मतलब व्यवस्था नहीं है। इसको अगर गाइडलाइन को बढ़ना चाहिए, अगर आप बोल रहे हो बढ़ना चाहिए, तो मैं भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक वाजिब बढ़ना चाहिए। 10 रुपए का 100 रुपए नहीं होना चाहिए, कहीं 500 नहीं होना चाहिए। अब एक अनुपात में उसकी कमेटी बना के ठीक से सर्वे करके अलग अलग स्थान पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाने का समय तय होना चाहिए कि 1 अप्रैल से मार्च तक के बीच में। एक चर्चा ये भी हो रही है कि मोदी जी का नारा है 5वीं विश्व शक्ति बनाना है भारत को, तो इसलिए अर्थतंत्र मजबूत होना जरूरी है। तो अति उत्साह में जो वित्त मंत्री चौधरी साहब है, वो अति उत्साह में कुछ काम कर रहे हैं और जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रहे, ऐसी भी चर्चाएं हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? देखिए, चर्चा जो है ना वो बिना कारण के नहीं होती। आग अगर लगी है तभी धुआं निकलता है जी। तो ये जो चर्चा हो रही है आम पब्लिक में, आप उसको मुझसे अगर बुलवा रहे हो तो ऐसा ना हो कि सरकार मेरे पीछे पड़ जाए। इसलिए सच बोलने में सरकार क्या करेगी वकील साहब? ठीक है, सच बोलना मेरा काम है, और सच बोलने में ये है कि अभी ना मतलब जो बदलाव किए जा रहे हैं तेजी से, उसका जो है साइड इफेक्ट जो है ना सरकार के विपरीत है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे आम आदमी को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो बाकी लोग को परेशान होने की क्या जरूरत? क्या मध्यम वर्ग ही परेशान होने वाला है? मैं जहां तक समझता हूं, किसी भी सरकार का जो योजना बनती है वो सबसे निम्न व्यक्ति को लेकर योजना बनाई जाती है कि मेरा लाभ जो पहुंचे, मेरी योजना का लाभ पहुंचे, वो सबसे कमजोर तबके पे पहुंचे तक उसका लाभ मिले। यहाँ ये सोच नहीं है। यहाँ जो लाभ मिलना है वो जो ले सकता है उसको मिलना है, जो नहीं ले सकता उसको तो हम क्या बोलते हैं, पैसा दे देंगे ना उसके खाते में। एक तरह ये भी दे रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। क्या संभव है मनी लॉन्ड्रिंग रुकना? क्योंकि ये तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये सब चलता रहता है। देखिए, ये तर्क जो है ना रुक जाएगी या भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हम, ये सब ना कागज में है। वास्तव में ना कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता जी। क्या भाजपा सरकार ने 5 डिसमिल से कम भूमि पर रजिस्ट्री शुल्क घटाया है या कम किया है? आपकी जानकारी क्या है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि 5 डिसमिल से कम में शुल्क कम कर दिया जाएगा या पंजीयन शुल्क कम हो जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो 4 पेज का तो इनका वो है, खुद ये बोल रहे हैं कि हम मतलब 15 कर दिए हैं 70 का। हाँ, ये नित नए नियम आने से इनकम टैक्स की जो समस्याएं हैं कुछ क्या आ सकती है? क्या निश्चित रूप से आएगी। क्रेता विक्रेता को, भाई मेरा सौदा है, क्या बोलते हैं, मैं जब सौदा किया था तो मेरी जमीन का कीमत 20 लाख था, आज गाइडलाइन 40 लाख हो गया, लेन देन तो 20 लाख का ही होगा। 40 लाख का स्टाम्प ड्यूटी पटाया जाएगा तो जो 20 लाख रुपए है वो क्रेता के है ना, इनकम में डीम टू भी इनकम करके जुड़ेगी, जबकि वो इनकम हुई नहीं है उसकी। और विक्रेता को 20 लाख रुपए अधिक पर कैपिटल गेन देना होगा। तो निश्चित रूप से इसका कई लोगों को नुकसान होगा और प्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान होना संभावित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये बदलाव है फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में होना चाहिए, और गाइडलाइन जो है 1 अप्रैल से बढ़ता है, ये एक आम आदमी जानता है, उस हिसाब से सौदे करते हैं जी। ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में पैसे को कमाता है, आदमी की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रहती, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लाखों करोड़ों लोग हैं आश्रित हैं, तो पैसा तो एक लगाएगा, लेकिन उससे जुड़े हुए जो 100 परिवार चलते हैं उनमें प्रभावितों में कोई ऐसी चुगबुगाहट नहीं दिख रही, जबकि कई राजनीतिक दल मैदान में उतरकर पुतले भी दहन कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित लोग सामने नहीं आ रहे। तो क्या भय है? क्या मैं तो अभी जो समझ रहा हूँ ना, प्रभावित लोग जो है कमजोर तबके के होते हैं, जो इनकी मतलब जो अपनी बात को रख नहीं पाते, सक्षम फोरम में विरोध नहीं कर पाते, और आम जनता तो बेचारी सीता है। कवि सुरेंद्र शर्मा ने बहुत अच्छी लाइन आज से 50 साल पहले धमतरी में आके बोल के गई जी, जिस समय मैं छोटा था, तब से मेरे को याद है जी। आखिरी 3 प्रश्न है, हम चाहते हैं तीनों प्रश्न के उत्तर एक साथ दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सरकार कह रही है कि रजिस्ट्री ऑटोमेटिक नामांतरण होगा, इस तरह का उन्होंने दावा किया और बयान भी जारी हुए। ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, इसलिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं पटवारी तहसीलदार के पास, और रजिस्ट्री के 70 बिंदु वाले नियमों का सरलीकरण कर 15 बिंदु तक सीमित कर दिया गया है। तो क्या इससे वास्तविक लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, कोई भी बदलाव का किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होता है, लेकिन आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है
क्या बताया था आपने, फिर से बताएंगे? जी, रजिस्ट्री ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा। वो ये जो है ना, जो प्रचार किया जा रहा है वैसा है नहीं। दान पत्र का ऑटोमेटिक नामांतरण नहीं हो रहा है, केवल सेल डीड का हो रहा है ना। अब प्रचार ये किया जा रहा है कि पंजीयन होते ही आपका राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएगा, सुधर जाएगा। पहली बात तो राजस्व अभिलेख अद्यतन होने के लिए क्या, मैं धमतरी की बात करता हूँ, क्या धमतरी शहर का राजस्व अभिलेख अद्यतन है? मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि धमतरी का राजस्व अभिलेख अद्यतन नहीं है। तो इसके पीछे फिर कहाँ कमजोरी या गलती छूट रही है? कमजोरी गलती, सरकार को रिकॉर्ड से कोई पैसा मिलना नहीं है, कोई वोट मिलना नहीं है। आप जिस मकान में रहते हो, क्या उसका रिकॉर्ड सही है? अगर मैं पूछूंगा और आप पता करोगे तो आपके घर का रिकॉर्ड अपडेट नहीं मिलेगा राजस्व अभिलेख में, ये मेरा दावा है जी। लेकिन ये बोल रहे हैं ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त होगी, साहब जाइए सीधा, उसके बिना भी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दिए तो ऋण पुस्तिका क्या बोलते हैं, नजुल भूमि में तो बत्ती नहीं थी जी। तो और रहा सवाल नजुल भूमि में क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पूरा चढ़ गया, क्या रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है? तो जिसको काम है वो जाके चढ़वाता है, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्री करवाता है। नंबर 1। नंबर 2, ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता कहाँ समाप्त हुई है? आप ये बोल रहे समाप्त हो गई, ये भी भ्रम है। समाप्त पंजीयन के लिए की गई है, लेकिन क्या बोलते हैं, क्या सोसाइटी में ऋण पुस्तिका नहीं मांगा जाता? अभी मैं 3 दिन 4 दिन पहले गया था सोसाइटी में, भटगांव सोसाइटी में, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में ना उसका टोकन ही नहीं कट रहा है धान बेचने का। मैं भी किसान हूँ, ऑनलाइन में टोकन ही नहीं कट रहा है, और किसी भी सोसाइटी में शिकायत सुझाव पुस्तिका ही नहीं है। मेरे कहने पे मतलब सोरम भटगांव में शिकायत पुस्तिका बनाई गई और मैं लिस्ट में शिकायत लिख कर आया हूँ, सुझाव भी दिया हूँ, शिकायत तो मैं करता नहीं हूँ। तो शिकायत जो थी उसकी सुझाव के रूप में मैंने मतलब किया है, और किसी समाचार पत्र में उसको छापा भी है, शायद प्रखर समाचार ने छापा है। अब मेरा उसमें जो आपका कहना है ऋण पुस्तिका, मैं खुद देमार सोसाइटी से लोन लिया हूँ, मेरी दोनों मूल जो किसान पुस्तिका है, ऋण पुस्तिका है, वहां दिया गया है, तब लोन दिया गया। तो कहाँ समाप्त हुआ है? आप अगर कोई नियम में बदलाव लाते हो तो केवल एक ही भाग के लिए लाओगे कि उसका साइड इफेक्ट भी देखोगे? कानून के जानकार लोगों को वहां बैठाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसकी कहाँ कहाँ अनिवार्यता है और इसको कैसे खत्म किया जाए। यदि आप खत्म करना चाहते हो तो एक सर्कुलर जारी करके आप ये बोल दिए कि भाई ऋण पुस्तिका पंजीयन के लिए अनिवार्यता नहीं है। अब एक आम किसान अगर अपना ऋण पुस्तिका नहीं बनवाता है तो लोन कैसे लेगा सोसाइटी से? तो साइड इफेक्ट को भी सरकार को देखना चाहिए। बहुत सारे विषयों पे हमने आपसे जानकारी मांगी, बड़ी बेबाकी के साथ आपने उत्तर दिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमसे छूट गए होंगे, लेकिन क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं इसलिए हम चाहते हैं कि उन पॉइंट्स पे भी आप प्रकाश डालने की कृपा करें जो हम करना आपसे भूल गए। देखिए क्या होता है, आप पंजीयन की बात कर रहे हैं, राजस्व विभाग और पंजीयन विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, और मैं बड़े उससे बोल रहा हूँ कि भाई शहर हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय राजस्व मंत्री हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी शहर राजस्व, धमतरी जिले का राजस्व और धमतरी में राजस्व न्यायालय में जो काम होते हैं, मैं एक वकील की हैसियत से बोल सकता हूँ कि संतोषजनक नहीं है।